जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये वीडियो उन बच्चों को डेडिकेटेड है जो अभी 2023 में ग्रेजुएट होने वाले हैं और उनकी ब्रांच मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल है। और ऑटोमोबाइल मैकेनिकल के लिए एक बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम होता है गुजरात में, आरटीओ का। और काफ़ी सारे बच्चे, हो सकता है जून में कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी का रिजल्ट भी आ गया हो, कुछ लोग ग्रेजुएट हो गए हों, या हो सकता है जून एंड तक जुलाई में कुछ बच्चे ग्रेजुएट हों, तो आप सभी लोग इन सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो। अगर मैं बताते चलूं कि यहाँ पे दो पोस्ट है, एक एआरटीओ की पोस्ट है, इसका अभी एडवर्टीजमेंट दोनों में से किसी का नहीं आया है। इसका जुलाई में आएगा एआरटीओ का, और इसका तो सितंबर में आएगा। अभी मैं इन सभी के बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं बात इसलिए करना उचित समझा कि मैंने देखा रिसेंटली मेरा जो टेलीग्राम चैनल है @मनु एकेडमी ऑफिशियल, उसमें कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मैं एआरटीओ क्लास 3 की तैयारी करना चाहता हूं, मुझे कैसे प्लान करना चाहिए। अब ये वर्ड सुन के ही ऐसा लगता है ना कि आपको सच में इसका मतलब बेसिक जो एग्जाम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर कम है। तो आपको जरूरत है, जब आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले जरूरत होती है कि उस एग्जाम को जान लीजिए। रैंडमली बस बहुत ज्यादा मोटिवेट होके कि नहीं मुझे 8-10 घंटा पढ़ना है, आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, एग्जाम दोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट होगे और खुद के ऊपर डाउट करोगे कि यार मैं शायद उतना इंटेलिजेंट या एलिजिबल नहीं हूं कि एग्जाम क्रैक कर पाऊं। पर प्रॉब्लम यहां पे है कि आपने एग्जाम को प्लान ही नहीं किया कि कैसे क्रैक करना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि ये जो वर्डिंग है ना आपकी कि आप एआरटीओ क्लास 3 की तैयारी करना चाहते हो, ये दिखाता है कि आपने एग्जाम के बारे में उतना नहीं जाना है जितना जानना चाहिए। मैं ये मजाक करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं उस बच्चे का मजाक बनाना चाह रहा हूं, नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं अभी ग्रेजुएट हुए हैं, उनको आइडिया नहीं होता, उतना मिलता नहीं है, धीरे धीरे जानेंगे उस एग्जाम के बारे में। तो इस वीडियो में मैं इन डेप्थ डिटेल में बता दूंगा कि ये एग्जाम्स हैं। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि अब प्लान कैसे करें, क्योंकि अभी वो एग्जाम में फंसे हुए थे अपने 8 सेमेस्टर के, अब फ्री हुए हैं, दिमाग फ्री हुआ है, तो अब वो सोच रहे हैं कि अब प्लान कैसे करें, शुरू कैसे करें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे ये जो क्वेश्चन हैं, कुछ अपने तरीके से क्या कर सकते हो आप, वो सारी बातें डिटेल में बताऊंगा ताकि आप शुरू कर पाओ, एग्जाम को समझ भी पाओ। उससे ज्यादा जानना है तो इससे पहले मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, इंडिविजुअल टॉपिक बनाए हैं, सिलेबस क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेटेज क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, कितना आपको टारगेट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब पे वीडियो बनाया हुआ है। पर एक वीडियो है जो मतलब आप कह सकते हो ना, मिक्स करके मैं सारा बना दूंगा ताकि ये वीडियो देख के आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए, ताकि एग्जाम के बारे में आपको पता चल जाए। वैसे एक चीज मैं बताते चलूं कि एग्जाम के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उस एग्जाम का सिलेबस और प्रीवियस ईयर का पेपर, पहले सिलेबस देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर प्रीवियस ईयर 2-3 पेपर देखिए। आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्या चीजें पढ़ना है, क्या चीजें ध्यान से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी बातें समझ में आएंगी। पर उससे पहले ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। और वो लोग भी देख लें जो ऑलरेडी कोर्स में एनरोल हैं, शायद इससे पहले उन्होंने इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा हो तो उनको भी आइडिया चल जाएगा। ऑलरेडी इसके एक्ट्स के कोर्स चल रहे हैं और टेक्निकल के भी, दोनों कोर्स चल रहे हैं। तो अगर आप एनरोल हो, वहां पे भी मैं बताते रहता हूं, पर ये भी आपको देखना चाहिए। जो पुराने बच्चे हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए, और जो इतने हैं कि उन्होंने पहले भी तैयारी किया हुआ है तो उनको तो चलो कई बार हमने बताया है तो पता चल गया होगा। वैसे मैं बताते चलूं आपको, मुझे याद है कि 27 दिसंबर 2019 आरटीओ पे मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, जीपीएससी आरटीओ से। तब से लेके देश भर में जितनी भी आरटीओ से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, इवन दो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जैसे आईटीबीपी एसी का एग्जाम कराती हैं, दूसरे स्टेट के जो आरटीओ एग्जाम्स होते हैं, कई सारे आरटीओ के स्टेट के आरटीओ एग्जाम को मैं फॉलो करता रहता हूं। कैंडिडेट भी कनेक्टेड हैं, आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। नए हो तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एक टेलीग्राम चैनल है, एक ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए, और यहाँ पे साइड में आपको चलता हुआ नजर भी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो @मनु एकेडमी या फिर @मनु एकेडमी ऑफिशियल सर्च करके, ठीक है। तो अगर आप अभी ग्रेजुएट हो तो भाई थोड़ा टाइम लगाइए, जल्दीबाजी में नहीं रहिए, चीजों को ध्यान से समझना है, टाइम लगा के समझना है। अब देखिए यहां पे 2 एग्जाम है, एक एएमबीआई है जिसका एग्जाम पैटर्न फिक्स है, टेंस टू फिक्स है। ये हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि फिक्स है, बट फिक्स है, जिसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। एआरटीओ है, उसका अभी फिक्स नहीं है पैटर्न, उसमें चेंजेस श्योर शॉर्ट होने वाले हैं। क्या होंगे वो आने के बाद डिस्कस करेंगे, पर
क्या चीजें पॉसिबल है उसके बारे में जरूर डिस्कशन करूंगा। उससे पहले मैं ये भी आपको बताते चलूं कि इसके लिए आपने डिप्लोमा किया है या फिर बीई या बीटेक किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो। इस एग्जाम के लिए कंपलसरी आपके पास बीई या फिर बीटेक की डिग्री होनी ही चाहिए। और इसमें एक क्राइटेरिया और है कि बीटेक बीई के साथ साथ आपका उसमें परसेंटेज 65 होना चाहिए। अगर आप जीटीयू से हो तो आपका 7 पॉइंटर होना चाहिए, मतलब आपका सीजीपीए 7 होना चाहिए। ठीक है, किसी और यूनिवर्सिटी से हो मैक्सिमम जगह वही कन्वर्जन चलता है 10 के स्केल वाला, उसमें से 0.5 माइनस करके 10 का मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में यही स्केल चलता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्लम मैं उसी स्केल के हिसाब से बता रहा हूं, पर इनका रूल आएगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसमें एक बदलाव की पॉसिबिलिटी है जो कि जीपीएससी ने बच्चों के रिक्वेस्ट पे रिकमेंडेशन भेजा है कि ये 60 हटाने का तो नहीं भेजा है, ये भेजा है कि ये 65 को 60 कर दिया जाए। अब डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो कि बेसिकली रूल बनाता है वो क्या करने वाले हैं। अगर नया रिक्रूटमेंट रूल आता है उसमें परसेंटेज हटता है या 60 होता है तो और बच्चे एलिजिबल होंगे, पर अभी के क्राइटेरिया के हिसाब से आपके पास 65% होना चाहिए, आपका जो एवरेज परसेंटेज है, तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज उसमें आप एलिजिबल नहीं हो। ये क्लास 2 की पोस्ट होती है, ये क्लास 3 की पोस्ट होती है। मैं थोड़ा बेगुनाही मानता हूं, ये क्लास 2 की पोस्ट नहीं है। क्लास 2 की तो एमबीआई भी होती है ना, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, दोनों बराबर नहीं है। कई सारे लोग डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बच्चे आपस में कम्युनिकेशन में इसको कहते हैं कि ये सुपर क्लास 2 है, पर मैं इसे क्लास 1 की ही पोस्ट मानता हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और कुछ टाइम के ट्रेनिंग के बाद आपको मोस्ट प्रोबेबली एक आरटीओ ऑफिस एलोकेट हो जाती है। एक आरटीओ ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं, मतलब व्हीकल से रिलेटेड सारे ही काम होते हैं, जितना भी लेजिस्लेशन है आपके, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट हो, सीएमबीआर हो, या आपके स्टेट का जैसे गुजरात का है तो जीएमबीआर हो, या फिर ड्राइविंग रेगुलेशन हो या रोड सेफ्टी हो, ये सारे फंक्शंस उसी आरटीओ ऑफिस को अपने ज्यूरिडिक्शन में परफॉर्म करना होता है। तो मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है। मैं इसको क्लास 1 मानता हूं, ये क्लास 1 के इक्विवेलेंट ही है, पर अब जीपीएससी ने इसको क्लास 2 में रख रखा है, तो भाई रख रखा है, ठीक है ना। वो थोड़ा होता है कि टीए डीए सैलरी रेंज उन सब के कंस्ट्रेंट के हिसाब से ऐसा किया जाता है कि भले क्लास 1 वाला काम करवा लो पर सैलरी उनको क्लास 2 वाला दे दो, तो थोड़ा गवर्नमेंट की बचत हो जाएगी ना, तो ये टैक्टिस रहती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा एग्जाम की शुरुआत करते हैं। अब यहां पे जो सिलेबस लिख रखा है ना, ये सिलेबस मैंने लिख रखा है एएमबीआई का। ठीक है, अभी मैं आपको एआरटीओ के बारे में बताऊंगा, पहले एएमबीआई की बात कर लेते हैं, जिसका सिलेबस टेंस टू फिक्स है, 100% फिक्स है, उसके बारे में भी नहीं कह सकते। सितंबर में एडवर्टीजमेंट आएगा, उसके 15 सितंबर को एडवर्टीजमेंट आएगा, जो अभी टेंटेटिव डेट है, उसके एक आध हफ्ते बाद सिलेबस आएगा तो कंफर्म होगा। इसका जुलाई में आ जाएगा एडवर्टीजमेंट, तो जुलाई में आप 20 जुलाई या 25 जुलाई तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसकी डिटेल आ जाएंगी, तो हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या सीन है। ठीक है, कुछ लोग और कह रहे थे कि एम जो क्लास 3 के एग्जाम है जीपीएससी का, उसमें कुछ चेंजेज आ रहे हैं, वो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी जो चीजें हैं टेक्निकल की, उसकी मैं बात कर लेता हूं, फिर देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है चेंजेज की जो आप बात कर रहे हो। ठीक है, वो दूसरे वीडियो में देखेंगे, हाँ नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और सब हौज पौज हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन होने लगेगा बच्चों को। ठीक है, तो अभी के हिसाब से जो प्रेडिक्शन है, आपका जो एग्जाम एएमबीआई होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। यहां पे सबसे पहले आपका टेक्निकल आता है, टेक्निकल का जो मार्क्स होगा आपका वो होगा 125। ठीक है, तो यहां पे ये आपसे पूछा जाएगा 125 मार्क्स का। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करूं, क्योंकि आप लोग ये भी पूछ रहे हो कि सर अगर हम अभी शुरू करना चाहते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, तो देखो मन हो ना हो पर सब्जेक्ट सबसे पहले वो पढ़ा जाता है जिसके वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप मैकेनिकल से ग्रेजुएट हो तो मैं कहूंगा कि आप ऑटोमोबाइल से शुरू करिए, सॉरी आईसी इंजन से शुरू करिए। आईसी इंजन का वेटेज भी सबसे ज्यादा है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और आपने मैकेनिकल किया है तो आईसी इंजन आपने ठीक से पढ़ाई भी होगा, तो आप पढ़ लीजिए आईसी इंजन। अगर आप ऑटोमोबाइल ग्रेजुएट हो तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप ऑटोमोबाइल पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, और ऑटोमोबाइल जैसे मैं आप कह रहा हूं तो वहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे ऑटोमोबाइल के, जैसे ऑटोमोबाइल एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल मिलेगा, फिर मेंटेनेंस मिलेगा आपको, फिर इंश्योरेंस वाला मिलेगा, लेजिस्लेशन वाला मिलेगा, पोल्यूशन वाला मिलेगा। पर मैं ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट बोल दिया, मतलब वो सारा वहां पे इंक्लूड हो गया। और मैंने अपने टेक्निकल सब्जेक्ट में भी वो सब एक ही सब्जेक्ट में करवाया है, अलग अलग उसका नाम लिख के नहीं करवाया है, एक ही बार ऑटोमोबाइल में सारी चीजें करवा दिया है। ठीक है, वैसे ही आईसी इंजन में करवाया हुआ है।
और चूंकि इंपॉर्टेंट है इसी वजह से ये दोनों सब्जेक्ट मैंने ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको करना है अगर आप मैकेनिकल ग्रेजुएट हो। तो इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि इसकी जो इससे मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाएं, तो मेरे एनालिसिस है कि यहां से 20 से 25 क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं। मतलब एक आईसी इंजन 125 क्वेश्चन में 20 to 25 क्वेश्चन अचीव कर लेता है। इससे कम तो नहीं करेगा, इससे ज्यादा बल्कि हो सकता है। वैसे ही कुछ वेटेज इसके भी हैं, ये भी आराम से 18 से लेके 22 क्वेश्चन ऑटोमोबाइल के हो जाएंगे। अगर हम बाकी जो पोल्यूशन मेंटेनेंस ऐड कर दें तो ये 30 तक पहुंच जाएगा। तो मतलब पूरा ऑटोमोबाइल मान के चले तो ये 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तक ये कवर कर लेगा। मतलब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आपके 50 से 60 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। इसमें मगर इसमें हम थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक का तड़का लगा दें और थर्मोडायनेमिक में थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग वाला तड़का लगा दें तो ये आपका मैक्सिमम मतलब 70% सिलेबस कवर कर लेता है। ठीक है, आपका जो ऑटोमोबाइल है, आईसी इंजन है, मैन्युफैक्चरिंग वाला पोर्शन है। और मैन्युफैक्चरिंग वाले में स्पेशली मैं बात करूं तो कास्टिंग और वेल्डिंग वाला पोर्शन आप कर लेते हो और थोड़ा पोर्शन मेटल फॉर्मिंग का। आप कहोगे इतना ही तो पूरा है, नहीं भाई, इसके अलावा भी है। आपको कन्वेंशनल वाले जरूरत नहीं है, वहां से क्वेश्चन आते नहीं है। नॉन कन्वेंशनल चाहो तो आप कर सकते हो, पर मैं कहूंगा पहले आप कास्टिंग कर लो, वेल्डिंग कर लो। ठीक है, तो इतने टॉपिक आप कर लेते हो तो आपके मतलब 70% तो क्वेश्चन आप करके आओगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जैसे कि दाल में थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए ना जीरे का तड़का देते हैं, वैसे ही थोड़ा सा तड़का मैकेनिक्स का लगा लेना। मैकेनिक्स में बोल रहा हूं, मॉस नहीं बोल रहा हूं। मॉस का सिलेबस तो ना के बराबर है। मैकेनिक्स से क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, मैकेनिक्स में इवन वर्क एनर्जी के क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, तो वो आपको कर लेना है। ठीक ठाक क्या, सारे क्वेश्चन मुझे लगता है वहीं से रहते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी के, तो वो आपको कर लेना है। इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो मतलब आप एक बेहतरीन पोजीशन में आ जाओगे कि पेपर में आप अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मैंने बताया आपको शुरुआत करने के लिए। शुरुआत आपको यहां से करना है, आईसी से, ऑटोमोबाइल से। उसके बाद अगर आपने आईसी पढ़ा तो उसके बाद ऑटोमोबाइल पढ़ना है, आपने ऑटोमोबाइल पढ़ा तो उसके बाद आईसी पढ़ना है, उसके बाद आपको थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन पढ़ना है, उसके बाद आपको मैकेनिक्स का पोर्शन पढ़ना है, उसके बाद आपको कास्टिंग का पढ़ना है, उसके बाद वेल्डिंग का पढ़ना है। ऐसे आप कर सकते हो। इसके बाद आप अपने हिसाब से क्वेश्चन जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनको ऐड कर लेना। ठीक है, इसके बाद आप इतना हैबिचुअल हो जाओगे पढ़ाई के कि आप चाहोगे कि सारा ही पढ़ लें, यार क्या करना है। हाँ, प्लान जरूर कर लेना भाई, 6 से 8 घंटे पढ़ने हैं। ये आप जितने जल्दी अचीव कर सकते हो। अब शुरू में तो कर नहीं पाओगे, शुरू में ठीक है 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, फिर उसको 5-6 करिए, पर कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके ये जो 6 से 8 घंटे का टारगेट है डेली का, शांति से बैठ के पढ़ने का मैं बता रहा हूं, घूमने का नहीं कि चलो 1 घंटा पढ़ा, आधा घंटा घूम लिया, उसको भी पढ़ाई में जोड़ लिया, नहीं। प्योर पढ़ाई 6 से 8 घंटा। ठीक है, हाँ 2 घंटे का गैप, मान लो आप 2-2 घंटे के स्लैब में पढ़ रहे हो तो बीच में 10 मिनट का गैप लिया, चलता है, उतना लेना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर आप कोशिश करो कि वो जो 10 मिनट का गैप है ना वो 10 ही मिनट रहे, वो आधा घंटा ना हो जाए कि आप पढ़ाई के पूरे मोड से बाहर चले जाओ, या फिर रील्स देख लिया, एकदम जो पढ़ा वहां से दिमाग हटके एकदम अलग ही कच्चा बादाम पे चला गया। ऐसा नहीं करना है। रेस्ट लेने का मतलब होता है कि 10 मिनट भाई दिमाग को थोड़ा सा, जो चीजें चल रही थी पढ़ाई वाली, थोड़ा स्ट्रेस हो गया दिमाग का, थोड़ा टहल लेना है, घूम लेना है, थोड़ा ऐसे वैसे कर लेना है। पर हाईली रिकमेंड करूंगा कि रील्स उस टाइम में नहीं देखना है। रील्स देखे तो जो पहले के पढ़े उसका भी सत्यानाश होकर रहेगा, दिमाग पूरा डाइवर्ट हो जाएगा दूसरे डायरेक्शन में। फिर दोबारा बैठोगे पढ़ने तो वो 2 घंटे का जो स्लैब है ना उसमें आधा घंटा तुम्हारा दिमाग फिर से पढ़ाई के कंसंट्रेशन में आने में लगा देगा। वो भी आएगा कि नहीं आएगा इस बात की गारंटी नहीं है। तो रील्स नहीं देखना, बीच में गैप लेके मतलब टहल वहल लेना कि दिमाग फिर से रिचार्ज हो जाए और फिर से पढ़ाई शुरू करनी है। ठीक है, तो टेक्निकल का ये शॉर्ट हमने डिस्कशन कर लिया। ये आपका आएगा 75 मार्क्स। 75 मार्क्स में सबसे ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, जो सबसे बड़ा भी है और पूरे एक्ट को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि सबका बेस वही है। बाकी जो भी रूल्स रेगुलेशन है सबका बेस मोटर व्हीकल एक्ट है। तो सबसे पहले आपको मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ने हैं, उसको समझने हैं। मैंने डिटेल में करवाए हुए हैं जो एक्ट का कोर्स है, उसमें आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सरकारी गजट होती है, ज्यादा हाथ पांव नहीं मारना है, सरकारी गजट से पढ़ना है। बुक्स इसमें जनरली मिलती नहीं है, और जो मिलती हैं वो अपडेटेड नहीं है, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं। तो आप कोशिश करो कि सरकारी गजट पढ़ने समझने का थोड़ा वो मतलब डेवलप कर लो। अगर नहीं डेवलप कर पा रहे तो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, वो वीडियोस देखोगे। उसके बाद हालांकि वहां भी चेंजेस हो चुके हैं अब तक, पर उसके बाद आप गजट कैसे पढ़ते हैं ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाएगी। और कोर्स ज्वाइन किए हो आप तो कोई बात नहीं, आप जो कोर्स में कराया है वही करना है, हाथ पांव नहीं मारना इधर उधर। ठीक है,
उतना ही क्वेश्चन करने, उतना ही थियरी करने हैं, वही टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने हैं और पूरे अब करके आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे एक्ट। उसके बाद आपका जो गुजरात सेफ्टी अथॉरिटी है, यहां से ठीक ठाक क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, वो कर लेना है। एनजीटी कर लेना है, उसके बाद सीएमडीआर कर लेना है, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं, मतलब बाकी के टॉपिक्स एक एक क्वेश्चन आते हैं, जैसे चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी हो या फिर जो लैंडमार्क जजमेंट हो, उन सबसे एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। लैंडमार्क जजमेंट है, मतलब उसमें 4-5 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक आई थिंक सो, तो उन सबसे एक एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस हिसाब से आपको एक प्लान करके कर लेना है। अब सारा सिलेबस तो मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कई बार। तो होप्स हो कि यहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ना है, और हो सकता है कि आपने पढ़ा भी होगा पहले या वीडियोस देखे होंगे तो आपको एक आइडिया होगा। तो ये हो गया। अब टारगेट बना के चलना है आपको कि भाई यहां पे आप 55 to 60 तो बना ही लो। इतने क्वेश्चन तो बच्चे कर लेते हैं। लास्ट टाइम तो जो बच्चे अपीयर हुए थे, जो सेलेक्ट हुए हैं, कई सारे बच्चे 60 से ऊपर हैं, 1-2 बच्चे तो 70 से भी ऊपर हैं। ठीक है, तो इतने ज्यादा स्कोर कर सकते हो आप इसमें। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। शुरू में थोड़ा हेजिटेशन होता है, यार ये क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता है, और स्पेशली जब मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ोगे, क्योंकि लॉ की भाषा होती है, समझ में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे जो नए हैं वो परेशान होते हैं, पर आप एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दे, आपको मजा आएगा, दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अच्छा, ये गुजराती है आपका 50 मार्क्स का। अब जितने भी बच्चे लास्ट टाइम सेलेक्ट हुए हैं, मेरा सबसे अराउंड सबसे मतलब कहने का जो कि अच्छे स्कोरर हैं, उन सबसे बात होती भी रहती है, कई सारे का इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है चैनल पे। सब यही कहते हैं कि बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। अब मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि मेरा खुद गुजराती ग्रामर वैसा नहीं है, मुझे नहीं आता है, पर जो बच्चे सेलेक्टेड हैं वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। अगर आप इवन दो इसी के प्रीवियस ईयर पेपर या जहां पे भी गुजराती ग्रामर पूछा जाता है उसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लें तो आप आसानी से कर पाओगे। कुछ टॉपिक, चुनिंदे टॉपिक हैं, उनका फंडामेंटल पढ़ लेना है आपको, ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना है, आप कर पाओगे। इसमें तो बच्चे जबरदस्त स्कोर करते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं वो तो 40 स्कोर कर ही लेते हैं। बहुत सारे बच्चे 45 प्लस भी हैं। तो आप सोच के देखो कि अगर इतना स्कोर कर रहे हैं, मतलब 90% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोर कर रहे हैं किसी टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट में, तो मतलब इजी ही होगा ना। तो हम भी इसको इजी की कैटेगरी में रखते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप 40 से ऊपर स्कोर कर लोगे, और सिलेक्शन लेने के लिए इतना इससे ज्यादा स्कोर करना भी है आपको। ठीक है, तो एक टारगेट बना लीजिए भाई, आपको 250 का टोटल पेपर है, तो आप अपना टारगेट बना के चलिए कि 210 नंबर तक मुझे पहुंच जाना है। फिर कोई है नहीं जो आपको रोक पाएगा सिलेक्शन लेने से। अगर इतना पहुंच गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपका कौन सा स्ट्रांग है, ये 210 पहुंचने के लिए, ये मैं बता रहा हूं जनरल। ठीक है, आप कैटेगरी में तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलेगा, पर टारगेट बना रहे हो ना, टारगेट तो ज्यादा का बनाना चाहिए भाई, कम का क्यों टारगेट बनाए। और उसी टारगेट के हिसाब से आपको पढ़ाई भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि टारगेट बना लिया 250 का और 250 घंटे सो रहा हूं, ऐसे नहीं टारगेट बनाना है। ऐसे बनाना तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के सोइए, आराम से सोइए, मजे करिए जिंदगी के। पर अगर सच में सीरियस हो, पढ़ने के लिए टारगेट बना रहे हो, तो टारगेट के हिसाब से पढ़ाई भी करना है। 200 का टारगेट बनाया है और 6 घंटे पढ़ रहे हो, और 210 का टारगेट बनाया तो 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो मेहनत भी उसी टारगेट के हिसाब से बढ़ानी है। ऐसा नहीं कि बस सपने अच्छे बुन लिए और सब सपने मुंगेरी लाल के हो गए, वैसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पे भी आप अच्छा खासा स्कोर करोगे, यहां पे भी उम्मीद अच्छा खासा। और ये तो आपके पढ़ाई पे डिपेंड करता है। जो कुछ मैंने 3-4 सब्जेक्ट बताए हैं, अगर वो कर लोगे तो मैं मान के चलता हूं कि वहां पे आप अच्छा स्कोर कर लोगे। और अच्छी बुक है, जैसे कि अगर आप किसी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया, मेरा भी ज्वाइन नहीं किया, तो आप आईसी इंजन के लिए वी गणेशन पढ़ लीजिए, और ऑटोमोबाइल के लिए कृपाल सिंह या आरबी गुप्ता मैं रिकमेंड करता हूं। हालांकि ऑटोमोबाइल के एमसीक्यू के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है जहां पे भी है, आपके लिए नहीं, दूसरे स्टेट वालों को भी करना पड़ता है। तेलंगाना के बच्चे मैसेज करते हैं, आंध्रा के बच्चे मैसेज करते हैं कि सर ये हमारा टॉपिक है। उनमें तो थोड़ा और ऐड कर रखा है, ऑटोमोबाइल में उन्होंने हैवी व्हीकल्स को भी ऐड कर रखा है, जो कंपनीज हैं उनके मेंटेनेंस से रिलेटेड चीजें ऐड कर रखी हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें ऐड कर रखी हैं। तो उनका थोड़ा सिलेबस आपसे अलग है, तो इसलिए उनको ज्यादा तकलीफ होती है। पर आप में वैसा सिलेबस नहीं दे रखा है, ऐसा सिलेबस दे रखा है जो ट्रेडिशनल है, तो आप कर पाओगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो बुक से भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्लान कर लेना। अब आइए थोड़ा सा डिस्कशन एआरटीओ का कर लेते हैं, चूंकि अनसर्टेनिटी, बट फिर भी एआरटीओ को मैं मान के चलता हूं कि गुजराती वाला पोर्शन यहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, एआरटीओ में आ जाएगा आपके नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन। ठीक है, और नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन और 300 मार्क्स का आ जाएगा, और वहां पे इंटरव्यू भी हो जाएगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू हो जाएगा।
मतलब आपका जो एग्जाम पैटर्न है कुछ ऐसा रहेगा, जो अभी प्रोबेबल है, जब रूल आ जाएगा तो कंफर्म होगा। ये पॉसिबिलिटी में बता रहा हूं, इसको श्योरिटी मान के मत चल लेना, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ARTO में जो आएगा 125 मार्क्स का ये टेक्निकल रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ज्यादा कम का हो सकता है भाई, डाउट का मतलब ये है कि अगर ऐसे आया तो 75 मार्क्स का ये रहेगा, ये 200 मार्क्स का हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि 100 मार्क्स का आपका जीके जीएस वाला पोर्शन जो होता है, और इसमें 10 to 15 मार्क्स की रीजनिंग भी होती है, तो ये वाला 100 मार्क्स यहां पे आ जाएगा। जो एग्जाम पैटर्न की पॉसिबिलिटी है वो कुछ ऐसे होने वाली है, ठीक है। तो ये जो 100 मार्क्स है, तो सारे जो क्लास 2 या फिर क्लास 2 से थोड़े ऊपर वाले जो एग्जाम्स होते हैं, इवन नॉन टेक्निकल में जो क्लास 3 लेवल के भी होते हैं कुछ एग्जाम, उन सब में ये पूछा जाता है और सबका सिलेबस एक होता है। इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूं कि ये वाला पोर्शन तो आप तैयार करके रखो एकदम। अगर जीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप ग्रेजुएट हो, तो ये वाला पोर्शन तो एकदम धांसू आपको तैयार करके रखना है कि इसमें 70-80 मार्क्स तो मैं ले आऊंगा। जनरली टेक्निकल वालों के नहीं आते हैं, वो अटक जाते हैं 20, 25, 30 मार्क्स तक, 40 मार्क्स तक, ज्यादा से ज्यादा जो जाते हो 50 मार्क्स तक। पर मैं कहूंगा कि आप अच्छे से पढ़िए, आप इससे ज्यादा स्कोर कर सकते हो। बाकी इन दोनों की बात तो हमने अभी किया है कि कैसे करना है, आपके लिए भी वो सेम ही रहेगा। पेपर के लेवल में थोड़ा डिफरेंस होता है, आप में थोड़े न्यूमेरिकल ज्यादा आ जाते हैं, उनके में थोड़े न्यूमेरिकल कम आते हैं। पर लास्ट वाला पेपर देखोगे तो उनके में ज्यादा आए हुए हैं। कि कभी कभी जीपीएससी क्या हरकत करती है कि ये क्लास 3 लेवल का पेपर है, पर फिर भी इसको क्लास 1 से भी टफ बना देती है। तो वो तो भाई कह नहीं सकते कि क्या चल रहा है, पर फिर भी ये हम मान के चलते हैं। अगर एग्जाम की हायरार्की देखें तो ये थोड़े से इसमें न्यूमेरिकल रहते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। न्यूमेरिकल ज्यादा फ्लूइड से रहते हैं, तो फ्लूइड थोड़े से इस पर्टिकुलर के लिए सीरियसली पढ़ने हैं। आईसी इंजन के भी रहते हैं, पर मैंने देखे हैं कि कई पेपर में एनालाइज किया हूं तो फ्लूइड के मैंने देखे हैं कि न्यूमेरिकल थोड़े ठीक ठाक रहते हैं। अगर वो आप करते हो तो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करोगे बाकी लोगों से। बाकी जो आसान फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो थर्मो के हों, चाहे वो आपके दूसरे सब्जेक्ट के हों, जनरली थर्मो मैं बोल रहा हूं, मतलब वहां पे सब इंक्लूड हो गया। थर्मोडायनेमिक्स भी हो गया, आपका हीट ट्रांसफर हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया, पावर प्लांट हो गया, ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो गए। थर्मो कहने का मतलब ये है। तो वहां के जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली फार्मूला बेस्ड होते हैं। फ्लूइड के भी वैसे ही रहते हैं, पर ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। न्यूमेरिकल भी मैंने देखे हैं पूछे जाते हैं, तो वो आपको कर लेना उसके हिसाब से। पर ज्यादा क्लियरिटी तब आएगी जब इसका सिलेबस आ जाएगा, तो हम लोग एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके सिलेबस में चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी पूरी है, ठीक है। जो एमबीआई वाला होता है उसमें तो ये 100 मार्क्स नहीं होता है, इसकी जगह पे गुजराती और इंग्लिश होता है, पर यहाँ पे ये वाले रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, रादर देन की गुजराती इंग्लिश यहाँ पे रहे, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन हम तब करेंगे, जल्दी आने वाला है आपका सिलेबस, नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा, तब कर लेंगे। पर अगर इसका एग्जाम आप एआरटीओ की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेक्निकल तो रहेगा ही रहेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। सब्जेक्ट थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं जो एमबीआई के हैं और एआरटीओ के हैं, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। एमबीआई तो सारे लोग ही देने वाले हैं, चाहे ग्रेजुएट हो, अरे चाहे वो डिप्लोमा हो ना हो। तो आपको टेक्निकल पे तभी फोकस करना है, दबा के टेक्निकल पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इनमें से आपने सेफ्टी वाला भी कर रखा है कई सारे लोगों ने, कि सेफ्टी की भी तैयारी करनी, सेफ्टी ऑफिसर की जो बीटेक होल्डर है, तो फिर तो उनको नॉन टेक्निकल पढ़ना ही है, तो वहां से पढ़ सकते हो। मतलब आप अपने लिए, आपके लिए क्या बेहतर है, आप उस तरीके से प्लान कर सकते हो। बाकी तो मेरा जो इनपुट है मैंने वो दे दिया है। स्पेशली मुझे इसमें वो डिस्कशन करना था कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो आपको शुरुआत कैसी करनी है। तो मैंने एक चीज बता दिया, प्लेटफॉर्म बता दिया कि आपको इस तरीके से चलना है। आप उस पर ऊपर उड़ने के लिए आप जितनी सीढ़ियां अपने तरीके से बनाना चाहते हो, लगाना चाहते हो, बिल्कुल लगाइए। और जितना जल्दी लगाएंगे ना सीढ़ियां, उतना अच्छा होगा, उतना आगे निकलेंगे आप। तो अब टाइम डिले नहीं करना है। अगर आपको जीपीएससी की प्रिपरेशन करना है तो शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू करिए। ये नहीं कि कल से प्लान करूंगा, आज से ही प्लान करिए, आज से ही शुरू करिए। सिलेबस कैसे, मतलब टाइम टेबल कैसे बनाना है, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। चलिए, और क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।